हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए 2011 की जनगणना के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई? तो इसका आंसर होगा 1872। 1872 में लॉर्ड मेयो के काल से भारत की पहली जनगणना शुरू हुई। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुई? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1881। ये हुई थी लॉर्ड रिपन के समय से। ठीक है दोस्तों, देखिए ये 1872 में सबसे पहले प्रारंभ हो गई और इसका नियमित रूप से संचालन 1881 से प्रारंभ हुआ। नियमित का मतलब यहाँ से हर 10 वर्ष के अंतर पर जनगणना होना जो आज तक चलती आ रही है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो 2011 की जनगणना थी ये 15वीं जनगणना थी। क्या होती? 15वीं। और स्वतंत्र भारत की अगर पूछ दिया जाए तो यह 7वीं बताई जाएगी। कौन सी? 7वीं जनगणना। ठीक है, ये इतना याद रखेंगे क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1951। क्या होगा? 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई। देखिए दोस्तों, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उसके बाद 49 में पूरी जो थी जनगणना हुई। उसके बाद आंकड़े कंप्लीट आंकड़े जो हैं 1951 में आए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनगणना का महान विभाजक वर्ष क्या होता है, यानी कौन सा था? तो महान विभाजक वर्ष जो है 1951 है। इसका मतलब समझ लेते हैं कि महान विभाजक वर्ष क्या है। ये महान विभाजक वर्ष एक, जैसे इससे पहले कब हुई होगी? 1921 से पहले, यानी 10 साल घटा दो तो 1911 में हुई होगी। तो 1911 में जो जनगणना हुई और 1921, तो इससे कम हो गई थी जनसंख्या। बहुत काफ़ी अंतर देखा गया इन दो के बीच में, तो इसलिए इसको महान विभाजक वर्ष कहा गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, जनगणना का लघु विभाजक वर्ष क्या है? अब लघु विभाजक वर्ष 1951। ठीक है दोस्तों, लघु इसमें थोड़ी बहुत कमी आई थी, लेकिन 1921 वाले में बहुत ज़्यादा कमी आई थी, क्योंकि इसमें 1951 में जब भारत देश आज़ाद हुआ, इससे पहले जो 1941 की जनगणना हुई थी, तो वो आज़ादी से पहले की हुई। तो उसमें पाकिस्तान के भी लोग कुछ शामिल हुए थे, तो वो निकल गए, तो खाली भारत की जनसंख्या बची, तो वही इसीलिए लघु विभाजक वर्ष कहा गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनगणना से संबंधित अनुच्छेद क्या है? देखिए दोस्तों, अनुच्छेद है 246। इसका मतलब क्या है? पहले तो ये स्टार बना लेते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखना जरूरी है। दोस्तों, इसको याद कैसे रखेंगे, ये पहले तरीका समझेंगे कि देखो 2 4 6, देखो अंतर पे 2 2 4 और 4 और 2 6, यानी 2 2 का अंतर चल रहा है ना, तो इस तरीके से हम याद रख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, जनगणना कौन सी सूची का विषय है? तो दोस्तों, जनगणना जो है हमारा संघ सूची का विषय है। कौन सा है? संघ सूची का विषय। दोस्तों, हमारे भारत के संविधान में 3 प्रकार की सूचियां बताई गई हैं। तो वो 3 सूचियां कौन कौन सी हैं वो हम जानते हैं। देखो, पहली तो है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची।
ठीक है। तो संघ सूची में जितने भी अलग अलग विषय काम बांट दिए हैं, संविधान में बताया गया कि ये काम संघ केंद्र ही कर सकता है, ये काम राज्य कर सकता है, ये काम समवर्ती में राज्य और केंद्र दोनों कर सकते हैं। तो अलग अलग सभी के केंद्र और राज्य के अलग अलग काम बांट दिए गए हैं। जो संविधान में दिए गए हैं वो अलग अलग सूची बना दी गई। तो उसी को सूचियाँ 3 प्रकार की सूचियाँ बना दी गई, जिसको संघ सूची कहा गया, राज्य सूची कहा गया, समवर्ती सूची कहा गया। ठीक है दोस्तों। तो यह जो जनगणना का काम आता है, ये राज्य का काम नहीं होता है, ये संघ का काम होता है, यानी केंद्र सरकार का काम होता है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा है, प्रत्येक जनगणना कितने वर्ष पर होती है? तो देखो हम बता चुके हैं पहले भी, और 10 वर्ष पर होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जनगणना के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जनगणना के अध्ययन को डेमोग्राफी या जननांकिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? जननांकिकी। ठीक है दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखने वाला है। वैसे सभी जितने भी हैं क्वेश्चन सभी महत्वपूर्ण हैं, अच्छे से पढ़ लेना, एग्ज़ाम में 100% करके आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना का क्रम क्या है? तो देखो हम बता चुके हैं पहले भी, तो क्वेश्चन भी आ गया। 15वीं जनगणना है और आज़ाद भारत की 7वीं जनगणना है। कौन सी? 7वीं जनगणना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये क्या है? हम आदर्श वाक्य रहा था 2011 का। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था? शुभंकर का नाम था प्रगणक शिक्षिका। क्या था? प्रगणक शिक्षिका। देखो शुभंकर क्या होता है इसको समझते हैं। शुभंकर जो होता है एक तरीके का एक टॉय होता है, इस तरीके से कुछ भी बना दिया जाता है और उसका नाम रख दिया जाता है एक मोटिवेशन के तौर पे। हम उसको मानते हैं कि यह शुभंकर, इस चीज़ का यह शुभंकर है। ठीक है दोस्तों। जैसे ओलंपिक खेलों में शुभंकर होता है, ऐसे ही सभी खेलों में होता है शुभंकर, अलग अलग काम में बना लिया जाता है उसको मोटिवेशन के तौर पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन है? तो आंसर होगा हमारा आर ए गोपाल स्वामी। ये प्रथम जनगणना के आयुक्त थे। स्वतंत्र भारत जो हमारी 1951 में जनगणना हुई उसके प्रथम आयुक्त थे। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, याद रखें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना आयुक्त कौन है? अब ये 2011 का पूछा है, 2011 का सी चंद्र मौली। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई? तो 1931 में जाति के आधार पर जनगणना की गई। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 2011 की जनगणना कुल जनसंख्या कितनी थी? तो आंसर होगा 121.08 करोड़। ठीक है आंसर। ठीक है दोस्तों। अगला लेते हैं क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग भारत में निवास करती है? तो दोस्तों विश्व की कुल जनसंख्या का, यानी ये पूरा हमारा विश्व है, जो हमारा यहाँ पर भारत निवास करता है, टोटल जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो वो हमारा कितना है? 17.5। कहने का मतलब अगर पूरे विश्व में 100 लोग रह रहे हैं तो उसमें से 17.5 यानी 17.5 लोग अपने भारत में रहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 2011 की जनगणना में पुरुष का प्रतिशत कितना है? तो 2011 की जनगणना का प्रतिशत जो है 51.4
47% है। ये पुरुष का प्रतिशत है दोस्तों, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं महिला का। देखो महिला का बताया गया है 48.53, कितना 48.53% महिला का प्रतिशत है, ठीक है। यानी 51.47 पुरुष हैं और 48.53 महिलाएं हैं। ये भी याद रखने की बात है, अच्छे से याद रखें। देखो ये पॉइंट में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो पॉइंट छोड़ दें, आप सिर्फ इतना याद रखें 51 और 48, बस ये इतने से याद रखें, आपका हो जाएगा। क्योंकि अगर पॉइंट में याद रखें फिर कठिन पड़ जाता है याद रखना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जनगणना की दशकीय वृद्धि क्या रही। जो हमारी 2011 की जनगणना हुई है, 2011, और इससे पहले कब हुई थी 2001 में, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी वृद्धि हुई, यानी तो 17.7% की वृद्धि हुई, ठीक है दोस्तों। 2001 की तुलना में 11 में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 17.7%, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2011 की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो साक्षरता दर है 73%, कितनी है 73%। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो पुरुष कितने लोग पढ़े लिखे हैं भारत में, तो 80% जो हैं पुरुष पढ़े लिखे हैं और बाकी लोग अनपढ़ हैं। अब देखते हैं महिलाओं में कितना प्रतिशत पढ़ा लिखा हुआ है, तो महिलाएं जो हैं 64% ही पढ़ी हैं, बाकी शेष अनपढ़ हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिंगानुपात कितना है 2011 की, तो 2011 का लिंगानुपात है 943। ये लिंगानुपात क्या होता है, देखो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं पढ़ती हैं उसको हम लिंगानुपात कहते हैं। तो यहाँ पर जो लिंगानुपात बताया गया 943, ये 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, ये होता है लिंगानुपात, ठीक है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व तो कितना है, तो जनसंख्या घनत्व जो है 382, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, कितना होगा वर्ग किलोमीटर। यानी हमारा भारत जो है इसमें एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, तो इसका आंसर होगा 382। ये होता है हमारा जनसंख्या घनत्व। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। यहाँ पर 1084, यानी 1000 पुरुषों पर 84 महिलाएं अधिक आती हैं, तो ये सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो न्यूनतम वाला हरियाणा है, तो यहाँ पर 879 ही महिलाएं हैं, यानी सबसे कम है। अगला क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, पुदुचेरी, हाँ क्वेश्चन है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी है, ठीक है। अगर खाली राज्य में पूछे तो हमें आंसर लगाना है केरल, और केंद्र शासित में पूछे तो पुदुचेरी, यानी ये केंद्र शासित है। दोस्तों आपको बता दें, सामान्य राज्य और केंद्र शासित राज्य, इनमें अंतर क्या है, तो दोस्तों अंतर कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर मुख्यमंत्री का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, क्या होता है इलेक्शन, और यहाँ पर मुख्यमंत्री का नहीं इलेक्शन होता, यहाँ पर उपराज्यपाल होता है, क्या होता है उपराज्यपाल। यानी यहाँ पर देखो केंद्र में शब्द ही छुपा है, केंद्र शासित, यानी केंद्र का शासन। यानी ऐसे राज्य जिनमें केंद्र का डायरेक्ट शासन होता है
उसको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। और जहाँ पर सीधे मुख्यमंत्री का शासन होता है, यानी उसका चुनाव के द्वारा, इलेक्शन के माध्यम से, वो सामान्य राज्य होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेकिन एक बात याद रखें दोस्तों कि ये पुदुचेरी है, यहाँ पर सीएम के इलेक्शन होते हैं। ठीक है, पुदुचेरी और दिल्ली, इन दोनों जगह होते हैं सीएम के इलेक्शन। ठीक है, लेकिन कुछ ही खाली इलेक्शन, कुछ जो प्रशासनिक कार्य होते हैं वही हैं इनके पास, और बाकी नहीं है, और बाकी जो हैं वो केंद्र के पास ही हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव। क्या है? दमन एवं दीव। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य क्या है? यानी सबसे अधिक घने किस राज्य में लोग रहते हैं? तो वो हमारा आंसर होगा बिहार। बिहार में सबसे अधिक घने लोग रहते हैं, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं, ये है इसका मतलब। और हमारे भारत का कितना था? 382। कितना था? 382 ये था, तो याद रखना है दोनों का। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए यहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर में आपको 17 लोग ही दिखेंगे, तो इतना कम है, तो इसीलिए बताया कि इसका न्यूनतम है सबसे अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? अब सबसे अधिक घने लोग कहाँ पर रहते हैं? तो सबसे अधिक घने जो केंद्र शासित प्रदेश में, तो वो है हमारा आंसर दिल्ली। क्या है? दिल्ली। दिल्ली में सबसे घने लोग रहते हैं, इसीलिए आप जाएंगे कभी दिल्ली में तो बहुत भीड़ मिलेगी आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? यानी ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, यानी घने कम रहते हैं? तो वो है हमारा अंडमान निकोबार, जो हमारा चारों ओर समुद्र के बीच में है, हिंद महासागर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या कौन सी राज्य में है? तो वो तो आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। क्या है? सिक्किम। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखो ये सामान्य राज्य में है, केंद्र शासित प्रदेश में हम बता चुके हैं। ठीक है, सबसे अधिक घनत्व दिल्ली और सबसे कम घनत्व केंद्र शासित प्रदेश में, तो वो हमारा हो जाएगा अंडमान निकोबार। और अगर सामान्य राज्य में पूछें तो सबसे अधिक घनत्व बिहार और सबसे कम घनत्व तो हमारा सबसे कम घनत्व जो हमारा हो जाएगा दोस्तों